हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कृष्ण नाथ जी द्वारा रचित जो आरोह भाग 1 अध्याय संख्या 6 की बात करें तो कृष्ण नाथ जी द्वारा एक अध्याय, एक यात्रा संस्मरण है जिसका नाम है स्पीति में बारिश। क्या नाम है? स्पीति में बारिश। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पीति में बारिश जो एक यात्रा वृत्तांत है, क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? कृष्ण नाथ जी हैं। और ये जो कृष्ण नाथ जी हैं, इन्होंने जो स्पीति में बारिश जो एक यात्रा वृत्तांत लिखा, यह हमें कहाँ मिलता है? तो हमारे पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आरोह भाग 1। क्या नाम है? आरोह भाग 1। तो ध्यान रखना, कक्षा 11th आरोह भाग 1 पुस्तक का नाम है जिसके अध्याय संख्या 6 है, जिनके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण नाथ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इनके जीवन परिचय पढ़ा और स्पीति में बारिश जो यात्रा वृत्तांत है उसका सारांश हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा हमने क्या? स्पीति में बारिश मूल पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पीति में बारिश से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्पीति में बारिश बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपको कितना अच्छा समझ में आया है। क्या आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर बता सकते हैं? तो ऐसा है तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल ही सही माना जाऊंगा, यानी अच्छा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, एक भी प्रश्न गलती से छूट जाता है, नहीं आता मैं उसका आंसर, तो फिर तो दोस्तों ये होगा कि आपको समझ में नहीं आया। क्योंकि हमें याद करना है कि स्पीति कहाँ का, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। वैसे कहाँ का एक कहते हैं ना कि एक स्थान है, दुर्गम क्षेत्र कहाँ का था, कब ये हमारे हिमाचल प्रदेश में आया है, तो थोड़ा सा बता देता हूं। उससे पहले आप बताइए मुझे कि स्पीति में बारिश के लेखक कौन है? कौन है भी? कृष्ण नाथ जी हैं। कौन है? कृष्ण नाथ जी। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करने से पहले मैं स्पीति में बारिश थोड़ा सा बता दूं, जिससे आप लोगों को अभ्यास प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं और आप लोग अच्छे से उनके आंसर भी बता सको। देखो, स्पीति में बारिश जो स्पीति है, यह एक स्थान है जो पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। जो कैसा पर्वतीय क्षेत्र है? दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। दुर्गम यानी कठिन, ऐसा क्षेत्र जहां आना जाना क्या हो? कठिन हो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? यहां जीवन जीना है तो बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने की बात है। स्पीति पहले कहा जाता है कि पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले भी यह स्वायत्त था, यानी कि स्वतंत्र था। और स्वतंत्रता के बाद भी कहा जाता है कि यह सबसे पहले 1846 में अंग्रेजों के अधीन आया था। जो कश्मीर के गुलाब सिंह राजा थे, उन्होंने किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया था। फिर कहा जाता है जब 1860 ईस्वी में जब पंजाब राज्य बना तो उसमें यह चला गया। फिर कहा जाता है जब 1866 में हिमाचल प्रदेश बना। क्या बना? हिमाचल प्रदेश। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो जब वह वहां चला गया। तो अब ये फिलहाल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में एक लाहौल स्पीति का एक जिला नाम से है, जिसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या है? चोटियां हैं, जहां पर वर्षा एक न के बराबर होती है। और यहाँ फसल भी एक ही होती है, गेहूं जौ। और ठीक है, और इनमें भी है ना मुख्य फसल सरसों, गेहूं, मटर और जौ। और इनमें मुख्य क्या है? जो है फसल। सब्जी केवल दो ही होती हैं, मटर की सब्जी और सरसों की सब्जी, और इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। क्यों? कि इतिहास में आज वर्तमान समय में बात करें तो स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है? तो सोचो, मैंने अभी बताया था कि भारत के स्वतंत्र से पहले भी यह स्वायत्त रही है और वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश का एक लाहौल स्पीति के नाम से एक जिला है। वैसे मैं बात करूं कि 1901 में स्पीति की जनसंख्या की बात करूं तो 2 वर्ग मील यानी 2 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी क्या थे? कम थे। और यदि मैं 1971 की जनसंख्या की बात करूं तो यह बढ़कर के क्या होगी? 4 से कम हो गई। अब तुम सोचो कि आश्चर्यचकित, कवि ने कहा है कि आश्चर्यचकित करने की यह बात नहीं कि इतने कम लोग क्यों रहते हैं यहाँ। आश्चर्यचकित करने की बात है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। कवि ने यहाँ युवा वर्ग से भी आग्रह किया है कि आप आओ
और इन चोटियों का घमंड है, चूर चूर करो, आरोहण करो, यहाँ आओ, घूमो, खेलो, कूदो, जिससे यहाँ कोई थोड़ा बहुत चहल पहल हो जाए। और बरसात तो नए के बराबर होती है, फसल भी नए के बराबर होती है, लेकिन आप तो आओ कम से कम। तो बताइए स्पीति को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यह स्वायत्त रही हमेशा, यह केवल किसी राज्य के अधीन जब आई हो तो थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी बात, आने जाने के साधनों का क्या था, अभाव था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो क्या है, स्पीति में केवल एक वर्ष में 2 ही ऋतुएं आती हैं। कितनी ऋतुएं आती हैं? 2 ही ऋतुएं आती हैं। एक तो क्या है, जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक तो एकमात्र वसंत ऋतु होती है, कुछ माह के लिए, 3 से 4 माह के लिए। उसके बाद जो शेष बच गया 8 से 9 माह, उसमें केवल शीत ऋतु होती है। और इतनी शीत होती है कि जब वसंत में रातें ठंडी होती थी, 18 डिग्री सेल्सियस होती थी, तो शीत में तो 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। तो वहां पर आप सोचो कि कोई ना तो कोई फसल होती थी, ना कोई हरियाली होती थी, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं। और सर्दी के दिनों में यहाँ तक कि उन्हें कोई लकड़ी अपने घरों को, मकान को गर्म करने के लिए भी प्राप्त नहीं होती, जिससे आग लगाकर घरों को तो क्या कर लिया जाए, गर्म कर लिया जाए। तो बताइए जल्दी से, इतिहास में स्पीति का वर्णन मिलता क्यों नहीं है? स्पीति ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां पहुंचना हर किसी के वश में नहीं है। यानी ऐसा दुर्गम, यानी कि ऐसा कठिन स्थान है जहां आना जाना प्रत्येक व्यक्ति के संभव की बात नहीं है, वश में नहीं है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ की जनसंख्या इसलिए कम है क्योंकि दुर्गम क्षेत्र, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कम क्यों है कि 8 से 9 महीने तो यहाँ बिल्कुल ठंड रहती है, जिससे लोग बाहर निकलते नहीं हैं, क्योंकि संचार माध्यमों एवं आवागमन के साधनों का क्या है, अभाव है। यहाँ लाहौल की तरह 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु, शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकलते। अब एक बात बताओ, लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो इतिहास के बारे में, मतलब एक दूसरे शहर के बारे में कैसे जानेंगे? अपने शहर के बारे में बताएंगे? कोई अपने शहर के बारे में बताएगा, कोई सामने वाला अपने शहर के बारे में बताएगा, तो ही तो इतिहास बनेगा। ऐसी कोई घटना हुई नहीं, इसलिए यहाँ का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। और यहाँ का भूगोल भी क्या है, एलंग्य है। एलंग्य जिसे पार करना कठिन हो। दुर्गम क्षेत्र के कारण किसी राजा ने यहाँ हमला भी नहीं किया कि कोई इतिहास लिखा जाए। इस कारण यहाँ कोई उल्लेखनीय घटना भी नहीं हो पाई है। यानी उल्लेखनीय घटना क्या, भारी वर्षा हुई नहीं है, कभी किसी राजा ने हमला किया नहीं है। तो अब आप सोचो, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कोई घटना ही नहीं हुई, तो इतिहास कैसे बनेगा? इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यानी कि इसका सिर्फ स्पीति का जिक्र सिर्फ इतना आता है कि राज्यों के साथ समय समय पर अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ रही है। इन सभी कारणों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त अर्थात स्वतंत्र ही रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है भी, यहाँ के लोग बाहर नहीं निकलते हैं। कारण क्या है कि आने जाने का एक तो रास्ता सही नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी बात शीत ऋतु रहती है, कोई बाहर नहीं जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है कि यहाँ किसी राजा ने कोई युद्ध भी नहीं किया है, कोई घटना यहाँ नहीं है, कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई है जिससे कि वहाँ का इतिहास कोई लिखे। और फिर लिखे क्या, यह हमें स्वतंत्र ही है, कोई व्यक्ति यहाँ गया ही नहीं, तो नहीं गया तो फिर इतिहास कैसे लिखा जाएगा? इतिहास नहीं लिखा जा सकता। सेकंड प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते थे? यानी जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते थे? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? देखो, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है तो हरियाली भी नहीं है, हरियाली नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं है, और पेड़ पौधे नहीं है तो लकड़ी भी नहीं है, लकड़ी नहीं है तो सर्दी भगाएंगे कैसे? सर्दी के दिनों में गर्म कर नहीं सकते घरों को। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वर्ष में केवल एक ही फसल होती है, जिसमें मुख्य फसल जो है। और बात करें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और भी बात करें आवागमन का साधन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आप
जब लेखक वहां जाने के बाद में इतना सोच रहा है तो आप सोचो पढ़ करके कितना क्या सोचोगे। उन्होंने तो तुम्हें एक वास्तविक चित्र दिखाया है कि आप सोचो स्पीति में जाओ। आज भी कहते हैं कि स्पीति में जाओ और वहां पर कुछ रहो, आपकी चहल पहल ही वहां का जीवन यापन बदलेगी, वहां का वातावरण बदलेगा। स्पीति के लोग जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे जनसंचार व आवागमन के साधनों के अभाव रहता है, यानी जनसंचार व आवागमन के साधनों का अभाव रहता है। साल के 8-9 महीने शीत ऋतु के कारण यहाँ का जीवन सामान्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप सोचो 8-9 महीने कड़ाके की सर्दी पड़े, बर्फ पड़े, ठंड हो बिल्कुल, क्या आप घरों से बाहर निकलोगे? नहीं निकलोगे। ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी, वायुमंडल के दबाव में कमी आदि के कारण हरियाली व पेड़ों की कमी रहती है, जिससे सर्दी में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती है। वायुमंडल का दबाव है, वर्षा की कमी है, जिसे फसल नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं है, अब इतनी ठंड कैसे सहन करेंगे। यहां साल में एक ही फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म का, जो गेहूं, मटर और सरसों है, और उसमें मुख्य क्या है, जो है। अब आदमी, तुम्हें पता है कि एक चीज खाकर तो जीवित नहीं रह सकता जल्दी से। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। क्या तो मटर की सब्जी बनाओ या सरसों की सब्जी बनाओ, बस। इस प्रकार स्पीति के लोगों अपने जीवन यापन में ऐसी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब तुम सोचो, तुम्हें रोजाना क्या तो मटर सरसों रोजाना सब्जी ये मिले, आज मटर कल सरसों, आज मटर कल सब्जी, या सुबह मटर शाम को सरसों, फिर सुबह मटर फिर सरसों, यानी कितना दिन, और इतनी ठंड कि आग जलाने की लकड़ी नहीं है तुम्हारे पास। तो कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, बहुत ही अत्यधिक कठिनाई है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, लेखक माने सरेनी का नाम बौद्धों के नाम माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है। माने बौद्धों का एक जाप मंत्र, बताइए। यानी कि इन सरेनी का नाम, सरेनी यानी पहाड़ियां, पहाड़ियां या पर्वत, इनका नाम इन्होंने माने ही क्यों रखा। बौद्ध लामाओं ने, बड़े बड़े बौद्ध लामाओं ने इनका जाप किया था, तो लेखक कहता है कि इनका नाम केवल इनके जाप मंत्र पर ही रहना चाहिए। स्पीति के दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। लेखक स्वयं प्रश्न करता है कि इसका क्या अर्थ है, और फिर स्वयं ही इस संबंध में यह मानता है कि इस श्रेणी या पर्वत का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओ मणि पद में हूं, ये पद में यह या शिरोरेखा लगाना भी ऐसे है। ओ मणि पद में हूं, यह इनका क्या है, एक मंत्र है, इनका बीज मंत्र है। लेखक इसे बौद्धों का बीज मंत्र और संक्षिप्त रूप में माने कहकर पाठक के समक्ष यह तथ्य रखता है कि इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक प्रचार प्रसार के साथ जाप हुआ है, और उसे ध्यान में रखते हुए इन पहाड़ियों का नाम माने करने के पक्ष में है। कहने का तात्पर्य क्या है, ओ मणि पद में हूं, यह बौद्धों का एक मंत्र है जिससे में बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है। बौद्ध लामाओं ने इसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया है, जिससे अब इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई भी बहुत है, तो क्यों ने इस श्रेणियों का या पहाड़ियों का नाम मान ही क्यों न रखा जाए, इसलिए वो इसका पक्ष रख देते हैं कि यह बात सही है। ओ मणि पद में हूं। नेक्स्ट है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है, यानी बूढ़े लामाओं के जाप से यह प्रकृति क्या हो गई है, उदास हो गई है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लामा, उनका वातावरण उदास हो गया, उन वातावरण खुश कैसे किया जाए कि बूढ़े बूढ़े हो गए हैं सभी।
अब कोई युवा वर्ग आए और इनके वातावरण को क्या करे, उदास करे। तो इसलिए कवि युवाओं से क्या करता है, आग्रह करता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। आया याद कुछ कि कवि ने कहा था कि युवा वर्ग यहां आए, पहले तो अपना घमंड चूर करे, अहंकार चूर करे, फिर इन चोटियों का अहंकार को क्या करे, चूर करे, खेले कूदे, अपनी क्रीड़ा करे यहाँ पर, फिर उसके बाद ही यहाँ चहल पहल होगी तो यहाँ का वातावरण उदास है वह भी क्या हो गया, खुशहाल हो जाएगा, वह भी सुनहरा दिखाई देगा। लेखक ने बताया है कि माने श्रेणियों पर बूढ़े लामाओं ने माने मंत्र का खूब जाप किया है। यानी कि लेखक ने बताया है कि माने श्रेणियों पर बूढ़े लामाओं ने माने मंत्र का ओ मणि पद में हूं, ठीक है, तो इसका बहुत ही जाप किया है। इस कारण से इन श्रेणियों का वातावरण बहुत ही बोझिल और उदास हो गया है। इस कारण लेखक ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं के अहंकार को मारे, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे। यानी कि युवा वर्ग से मैं आग्रह करता हूं, युवक युवतियों से, कि वो दूर दराज से वो आए, अपने अहंकार को मार कर आए, फिर इन चोटियों के अहंकार को मारे, इन पर आरोहण करके, जिससे यहाँ का वातावरण उनकी चहल पहल, क्रीड़ा कौतुक, नाच कूद आदि क्रियाकलापों से आनंदमय हो जाएगा। लेखक का मानना है ऐसा युवा वर्ग ही कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बूढ़े लामाओं ने जब इस मंत्र का जाप किया है तो यहाँ का वातावरण शांत हो गया है, उदास हो गया है, बोझिल हो गया है। अब इस उदासी को हटाना है, इस बोझपन को हटाना है, तो युवा वर्ग को यहाँ आना होगा। तो लेखक ने युवा वर्ग से क्या किया है, एक आग्रह किया है कि आप यहाँ आइए, अपने अहंकार को चूर करके आइए, फिर इन पर आरोहण करिए, इन पर चढ़िए, इनकी औसत ऊंचाई नापे, इन पर खेलें कूदें, तो वातावरण क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इनका बोझ है वो हट जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुगत संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? वर्षा न के बराबर होती है तो घटना ही होगी भाई। एक बात बताओ, महीने में 2 महीने, 6 माह से, 6 माह से, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल में कोई एक बार वर्षा हो जाए, वो भी झिरमिर हो जाए, यहां तक मानसून पहुंचता नहीं। मानसून यहां से बहुत दूर है, बहुत परे है, तो आता ही नहीं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? वर्षा यहां एक घटना है, एक और सुखद संयोग है। क्यों कहा? क्योंकि जब वहां कवि पहुंचा था तो वर्षा की झिनमिन झिनमिन बूंद, माही मिही यानी कि बारीक बारीक बूंदों की आवाज सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। और स्थानीय लोगों ने यहाँ तक कहा कि यहाँ इन लोगों का आना बहुत ही शुभ रहा है, बहुत ही शुभ रहा है। ठीक है, तो लेखक ने कहा कि यहाँ तो वर्षा क्या है, एक घटना के रूप में है। जैसे मान लो कोई राक्षस आकर के किसी लोगों को कुछ को मार देता है या कोई ज्वालामुखी आ जाते हैं, ऐसी कोई घटना है, तो ऐसे वर्षा का ना एक घटना है और ये क्या है, वो सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? सोचो जल्दी से, इसका फिर आंसर देने की कोशिश करो, मुझे बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो क्या होगा? लेखक ने बताया कि यहाँ अर्थात कहाँ, स्पीति में वर्षा न के बराबर होती है। जब वर्षा न के बराबर होती है क्योंकि यह मानसून की पहुंच से बाहर अर्थात बहुत क्या है, दूर है, यहाँ वर्षा मानसून नहीं आता है। यहाँ जनमानस वर्षा की आनंददायक स्थितियों से अनभिज्ञ है, यानी कि उन्हें यह नहीं पता कि वर्षा होती है तो कितना आनंद आता है। देखो, एक शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, जब बादल कड़केंगे ना, बादल बिजलियां चमकेगी, बादल बहुत तेज गरजेगा, तो किसान क्या करता है, ऊपर अपलक रूप से बादल को देखता है और उसमें एक जिजीविषा जग जाती है, जीने की आशा जग जाती है। तो यहाँ लोग, वहां तो किसान क्या था, बादल के कड़कने से ही एक उनके जीने की इच्छा जग जाती है। यहां तो क्या है कि जब बारिश आती है तो बारिश में कैसी स्थिति होती है, आनंददायक कैसी होती है, लोग तो उस स्थिति से क्या है, अनभिज्ञ, अनजान है।
लोगों को पता ही नहीं है कि बारिश होती है तो कितनी आनंददायक स्थिति होती है, कैसी फसलें होती है। और यहाँ तो भूमि भी उपजाऊ है। अब भूमि उपजाऊ है लेकिन वर्षा नहीं है, वायुमंडल का दबाव है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिससे मानसून आ ही नहीं पाता। तो वहां के व्यक्ति क्या है, वर्षा से अनभिज्ञ हैं, वर्षा की स्थिति से अनभिज्ञ हैं, वर्षा की आनंद स्थिति से क्या है, अनभिज्ञ हैं। उपजाऊ खेती होने के बावजूद फसल न के बराबर होती है। केवल स्पीति में एक ही फसल होती है और उसमें भी मुख्य क्या है, जो है मटर और सरसों, साग के अलावा कोई सब्जी नहीं होती है क्योंकि वर्षा नहीं होती। अब उपजाऊ भूमि का क्या करें भाई? अब तुम एक बात बताओ, जब किसान के पास खेती नहीं होगी तो खेती कहां करेगा, किससे करेगा? लेकिन यहां तो उपजाऊ खेती है लेकिन क्या नहीं है, वर्षा नहीं है, पानी नहीं है। अरे यदि नदी का पानी, समुद्र का पानी है तो उसका किनारा बहुत ही नीचा है, जब पानी वो काम ही नहीं आ सकता तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। लेखक के अनुसार वर्षा यहाँ के लोगों के लिए एक घटना है और लेखक के वहां पहुंचने के बाद धीमे धीमे वर्षा की बूंदों की आवाज सुनाई दी, इसलिए लेखक ने इसे एक सुखद संयोग माना है। सोचो, जब लेखक वहां गया, जब लेखक को वर्षा इतनी अच्छी लगी, क्योंकि जब सोंद होती है, कहते हैं ना सोंद क्या होती है, सोंद सोंद होती है जब मिट्टी पर पानी की एक बूंद पड़ती है तो उसकी जो गंध आती है उसे क्या कहा जाता है, सोंद कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या पता कि उपजाऊ तो है जमीन, लेकिन जब बरसात ही नहीं होती है तो उसकी आनंददायक स्थिति कैसी हो सकती है? अरे फसल साल में एक ही होती है तो कैसा आनंद होगा वहां पर, आप सोचो। तो जब कभी वर्षा कुछ हो भी जाती है तो एक घटना के बराबर होती है। अरे वाह, आज तो बरसात हो गई, वर्षा हो गई, बारिश हो गई। तो लेखक जब वहां पहुंचा तो बारिश हो गई, तो लेखकों के लोगों ने कहा कि आप लोगों का आना एक सुखद है, संयोग है कि जिसके कारण से आप बहुत ही क्या हो, मतलब कहने का तात्पर्य आपके आने से वर्षा होगी, आप तो हमारे लिए बहुत ही महान व्यक्ति हो गए, आप हमारे लिए तो एक अतिथि से भी बढ़कर, कहते हैं ना, अपने दिल में बस गए हो कि आपके आने से वर्षा हो गई है। स्पीति की यात्रा के दौरान वर्षा देखने का सौभाग्य भी लेखक को मिला। स्थानीय लोगों ने इसी कारण लेखक की यात्रा को क्या कहा, शुभ कहा था कि आपकी यात्रा बहुत ही हमारे लिए शुभ है कि आप आए और हमारे यहाँ बरसात हुई। 6. स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति क्यों अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग क्यों है, भी भिन्न क्यों है? सोचो एक बार, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना हरियाली है, साल में एक फसल होती है, साल में एक क्या होती है, फसल होती है। मटर और सरसों के अलावा कोई सब्जी नहीं होती, साल में एक फसल जिसमें भी जौ, गेहूं, मटर, सरसों होती है, जिसमें मुख्य जो है। तो अलग तो है ही, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, आ गए तो जाए, चले गए तो आ नहीं सकते, आ गए तो अब जा नहीं सकते। तो क्या है, बहुत ही अलग है। अरे 2 ही ऋतुएं होती हैं, आपने 6 ऋतुओं का नाम सुना होगा, लेकिन यहां तो 2 ऋतुएं हैं, वसंत ऋतु और शीत ऋतु। जून से लेकर सितंबर तक तो वसंत ऋतु होती है यहाँ पर, और शेष जो 8-9 महीने बचे उसमें शीत ऋतु होती है, जिनका भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो कैसे भी जीवित रहेगा इंसान? तो कौन यहां जाएगा घूमने के लिए? कोई जाएगा स्पीति में? इसलिए तो लोगों इसका इतिहास नहीं पढ़ने को मिलता हम लोगों को। क्यों? यहां जब कोई गया ही नहीं तो इतिहास कहां से आ जाएगा? अब लेखक का शुक्रगुजार है कृष्णनाथ जी का, तो यहां यात्रा करने के लिए गए और उसी दिन क्या होगी, बारिश होगी। क्योंकि बारिश क्या है, देखो नाम ही क्या है, स्पीति में बारिश, एक सुखद घटना के रूप में, यानी कभी बरसात नहीं, न के बराबर वर्षा होती है। तो भिन्न है अलग पर्वतीय स्थलों से। भाई ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, साल में एक बार फसल होती है, कभी वर्षा का नाम नहीं है। मटर की बनाओ सब्जी या सरसों की सब्जी बनाओ जिसमें जो की मुख्य फसल होती है, तो भी क्या ये अलग ही तो है। सभी जीवन को सभी पर्वत श्रेणियों से क्या करती है, अलग ही करती है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है, यहाँ की पर्वत श्रेणियां अन्य पर्वत स्थलों की श्रेणियों से अधिक ऊंची हैं। यहाँ साल में 2 ही ऋतुएं आती हैं, साल के 8-9 महीने
ठंड रहती है, जिससे यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ पौधे हैं। आप किसी पर्वत स्थल पर गए होंगे तो कम से कम पेड़ पौधे तो मिले होंगे, हरियाली तो मिली होगी, तभी तो पर्वत अच्छे लगते हैं। नंगे पर्वत अच्छे लगते हैं क्या बिना हरियाली के? नहीं लग सकते। वसंत ऋतु मात्र 3 से 4 माह रहती है। यदि मैं कहूं जून से सितंबर तक केवल क्या रहती है? वसंत ऋतु होती है बस, और शेष महीने तो शीत ऋतु रहती है। और इस माह में भी रात को 18 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में ठंड होती है। अब तुम सोचो सर्दी में क्या हाल होगा, सर्दी तो बहुत बुरी होगी फिर तो। यहां साल में एक ही फसल होती है, गेहूं मटर सरसों जौ। फसल में जो मुख्य फसल है, यानी कि केवल यही फसल कर सकते हैं साल में, वो भी एक ही होगी, और उसमें भी जो क्या है? मुख्य है। और जौ का प्रयोग तो आप लोग कहते हैं ना, गेहूं में जौ चने ये डाल करके तो आप बेजड़ की रोटी बनाते हैं। अब जब आप गेहूं खाते हैं जो कैसे अच्छा लगेगा भैया? चुभेगा, ये तो सीधी सी बात है। यहां परिवहन व संचार के साधनों का क्या है? अभाव है। अभाव मतलब यहां संचार कम्युनिकेशन नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है। यहां प्रति वर्ग मील 4 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। 1901 से पहले 2 से कम थी। ऐसा कोई पर्वतीय स्थल नहीं है जहां इतनी जनसंख्या कम है। इतनी जनसंख्या यानी प्रति वर्ग मील 2 से कम 1901 में। और यदि मैं 1971 की बात करूं तो कितनी हो गई है? 4 से कम। और 1901 की पहले की बात करूं 2 से कम थी वो अभी। तो आश्चर्य यह नहीं है, यहां पर कवि कहता है आश्चर्य यह नहीं है यहां पर कि यहां जनसंख्या कम है। मैं तो आश्चर्य इसलिए करता हूं ये लोग जीवित कैसे रह रहे हैं, यहां पर रह क्यों रहे हैं। तो उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है। क्या की है? कि क्या तो ये अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते, क्या ये सोचते हैं कि बाहर कहीं जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे वहां, कम से कम यहां जी तो रहे हैं कैसे तैसे करके। तो वही बात है, इसलिए यह स्पीति है अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है? भिन्न है, अर्थात अलग है। भाषा की बात, जैसे हम अभ्यास प्रश्न संपूर्ण करते हैं तो हमारी पुस्तक में यह लिखा हुआ भाषा की बात जो व्याकरण से संबंधित होती है या कुछ महत्वपूर्ण भाषा संबंधित कोई हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 1 है, पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में, अनुच्छेद क्या होता है? देखो सबसे छोटा वर्ण होता है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है? पद बनता है, और बहुत सारे पदों को जोड़ देंगे तो वाक्य हो जाएगा, और बहुत सारे वाक्यों को जोड़ देंगे तो अनुच्छेद बन जाएगा। तो एक अनुच्छेद आएगा, इसमें मतलब बहुत सारे वाक्य आएंगे, एक पैराग्राफ जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें हम क्योंकि क्या क्या जोड़ना है हमें? क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखना है। यहाँ की यहाँ एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें केवल हमें ये शब्द जोड़ना है, ये अव्यय जोड़ना है हमें। अब कहाँ कहाँ जुड़ेंगे वो देख लो। लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, मैंने पल्ला वापस बढ़ा दिया, यानी पल्ला बढ़ा दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार होता है बर्फ, तुषार क्या होता है? बर्फ। अब इसमें आप लोगों को ये जो अव्यय दिए हुए हैं इनको आप लोगों को जोड़ना है, यहां से लेकर के यहां तक के अव्यय जोड़ना है। यानी कि लैंप की लो तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला, ऐसे जोड़ना है। जैसे मैंने जोड़ दिया, जैसे ही, ऐसे इनको जोड़ना है। जोड़ के देखो एक बार कहां कहां जुड़ेंगे ये शब्द। ये अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इन अव्ययों को जोड़ करके देखो, मुझे बताओ क्या हो सकता है, कहां कहां जुड़ सकते हैं ये अव्यय, जल्दी से बताइए। देखो, लैंप की लो तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। यानी कि इन अवयवों को हमें इनमें जोड़ना था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि कह रहा है जैसे ही मैंने लैंप की लो तेज की, यानी कि
लैंप की लो तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला, या यहां भी जोड़ सकते हो, जैसे ही मैंने या जैसे ही लैंप की लो तेज की वैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला। आप जोड़ सकते हैं, यहां पे लिख सकते हो कैसे, जैसे ही लैंप की लो तेज की वैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला तो हवा का एक झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी, मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि कानों से सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। आई बात समझ में? तो ये थे दोस्तों अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बात एक है, आप लोगों को याद तो करना है। पहले आप जीवन परिचय पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ा है। देखो सभी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप लोग देखें इनको और फिर पढ़ाई अच्छे से करें और 100% नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सेशन में बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।